वेलकम स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एजुकेशन में। और हम आशा करते हैं यहाँ से जो आप पढ़ाई कर रहे होंगे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, और आपको जितना बेनिफिट मिलेगा हम उतना ही उत्साहित होंगे। और साथ ही साथ हमारी जो उम्मीद है कि हमारे द्वारा यहाँ किए गए मेहनत से आप किसी को भी फायदा हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और जिसको फायदा हो रहा है वो मुझे पता कैसे चलेगा, तो अपने कमेंट्स में लिख करके मुझे भेजिएगा। और आज हम लेकर के आए हैं, और आपको पता है कि ये जो एटम्स चैप्टर का सीरीज चल रहा है बिल्कुल थ्योरी और डेरिवेशन के साथ में, तो आप सीरियल से इसको पढ़ते जा रहे होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा जो पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद थोड़ा सा कमेंट्स जरूर कर दीजिए, और हो सके तो अपना नाम प्लेस भी लिख दीजिए ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। और जिसके पास पहुँच रही है कृपया करके दूसरों तक पहुँचाने में आपके कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, और इससे बच्चों को फ़ायदा होगा और हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड करा पाऊँ। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक था, आप सबको अगले प्रीवियस लेक्चर से आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। आपको पता है रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाले उन्होंने, और उसके बेसिस पर उन्होंने एक बहुत ही मतलब शानदार तरीके से एटम के बारे में समझाया। जितना शानदार तरीके से उनने समझाया, मैंने कोशिश की है कि उससे और अच्छे शानदार तरीके से जो आपको समझ में आ जाए। हो सकता है रदरफोर्ड की भाषा आपको समझ में ना आए और आप उस भाषा को समझ पाएं जो उससे भी शानदार हो। तो देखिए रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या कहा, आइए उसके पास्टुलेट, उनके स्टेटमेंट समझते हैं। देखिए, सबसे पहले रदरफोर्ड कह रहे हैं कि एवरी एटम कंसिस्ट स्मॉल स्मॉल बहुत ही स्मॉल टाइनी सेंट्रल कोर। हर एटम का एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल सेंट्रल कोर होता है। देखिए कैसा होता है सेंट्रल कोर, एटम बनाकर समझिए। आपके सामने इस तरह से उन्होंने एटम बनाया। ये एक एटम है, और इस एटम का एक बहुत ही छोटा सा सेंट्रल सेंट्रल मतलब बिल्कुल बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है, उसे कोर कहते हैं, सेंट्रल कोर, और इसी का नाम उन्होंने रख दिया न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, न्यूक्लियस वर्ड का यूज करने वाला पहला साइंटिस्ट रदरफोर्ड था। तो ये रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं। तो एटम के सेंट्रल पार्ट को ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। और इस न्यूक्लियस में उन्होंने बताया क्या है, तो इस न्यूक्लियस में जितना भी पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर होता है सारा का सारा इसी न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट है। और जितना भी एटम का हम मास मानते हैं, एंटायर मास, इंटरनल मास जो एटम का होता है, वो भी सारा मास यहीं पर कॉन्सेंट्रेट होता है। तो ये एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है। अगर आपको एटम का डायग्राम बनाना हो कैसा होगा, तो ये आपका क्या है, ये है न्यूक्लियस, और ये पूरा एटम। ये एटम जो खाली पड़ा है, खाली नहीं है, अभी आप रुकिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर अभी आप न्यूक्लियस को समझिए, न्यूक्लियस क्या होता है। तो देखिए, एवरी एटम कंसिस्ट स्मॉल या टाइनी सेंट्रल कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड होल एंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो एटम के न्यूक्लियस की जानकारी आपको मिल गई कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस एटम का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है। यही पता चल गया कि न्यूक्लियस में क्या होता है, सारा का सारा मास और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो यहीं पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं दूसरे बात पर, दूसरे स्टेटमेंट पर वो कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है और ये पूरे एटम का जो साइज है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस 15, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। देखिए 10 की पावर माइनस 15 मीटर कितना छोटा है, 10 की पावर माइनस 15। ये आप जब छोटी डिस्टेंस यूज करते हैं ना, तो छोटे डिस्टेंस में 3 डिस्टेंस आती हैं। यहाँ देखिए, पहला माइक्रोन, पहली डिस्टेंस होती माइक्रोन, फिर एंगस्ट्रॉम,
और फिर आता है फर्मी। तो ये डिस्टेंस मेजर्ड की क्या होती है, यूनिट्स होती है, स्मॉल डिस्टेंस मेजर्ड की यूनिट होती है। अगर 10⁻⁻6 मीटर है तो आप इसे बोलेंगे 1 माइक्रोन, और अगर 10⁻⁻10 मीटर है तो आप उसे बोलेंगे 1 एंगस्ट्रॉम, और अगर 10⁻⁻15 मीटर है तो उसे बोलेंगे 1 फर्मी। तो देखिए ऑर्डर क्या है, न्यूक्लियस का फर्मियोनिक है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। आगे कह रहे हैं कि जो विच इज वेरी स्मॉल, जो बहुत ही छोटा है। कितना छोटा, एक कमरे में, चलिए आप जिस कमरे में है उस कमरे को देखिए, उस कमरे में या उस कमरे की साइज को आप बोलिए एटम। ठीक, अब आपके हाथ में पेन है, देखिए मैं दिख रहा हूं आपके हाथ में पेन है, उस पेन की टिप को पकड़िए, उस पेन की टिप को आप कमरे के बीच में लगा दीजिए, पेन की टिप को कमरे के बीच में लगा दीजिए, बिल्कुल सेंटर पे कमरे के पेन की टिप लगा दीजिए, बस वही हो गया न्यूक्लियस। तो कमरे के साइज और न्यूक्लियस के साइज में, मतलब न्यूक्लियस और एटम के साइज में वही रिलेशन है जो आपके कमरे और उसके बीच में लगाए हुए एक पेन के टिप से है। तो 10⁻⁻15 मीटर, देखिए जो बहुत ही छोटा है, किससे छोटा है, कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, और एटम का साइज तो आपको पता हो गया है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो ये बता रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बताया, साइज बताया। अब साइज के बाद अब एक तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं कि जो थर्ड बात वो बता रहे हैं, द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज सराउंडेड बाय सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो ये न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉनों से घिरा है, उसका मतलब यहाँ बोले सुटेबल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी नहीं कितने भी नंबर इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, ऐसे सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों से घिरा है टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉनों का टोटल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो जितना न्यूक्लियस में टोटल पॉजिटिव चार्ज है। सारे प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज मिला के सारे इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए, इतने ही इलेक्ट्रॉन से वो घिरा होगा। इसलिए ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि एटम को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल मानते हैं, और एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होना चाहिए। एटम नेचुरली कोई चार्ज नहीं रखता, इसलिए उसने बैलेंस कर लिया, जितने टोटल नेगेटिव चार्ज होंगे उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फिर ये जो सराउंडेड इलेक्ट्रॉन है, घिरे हुए इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉनों से न्यूक्लियस घिरा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्या रेस्ट में है, नहीं, रेस्ट में नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं, रदरफोर्ड कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ वेरियस ऑर्बिट अलग अलग ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहें कि कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आपने पढ़ा हो कि जो प्लैनेट्स होते हैं सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो कैसे रिवॉल्व करते हैं, जैसे पहला प्लैनेट सन के पास होगा, फिर दूसरा थोड़ी दूर से घूमेगा, तीसरा थोड़ी और दूर से घूमेगा। जैसे हम तीसरे नंबर पर हैं, जो हमारा प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं वो तीसरे नंबर पर है। हम किस में रहते हैं, आप जान लीजिए कि आप कहाँ रह रहे हैं, किस प्लैनेट पे रह रहे हैं। वो प्लैनेट तीसरे नंबर का प्लैनेट है जो सन से डिस्टेंस पर है। उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक, रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन रिवॉल्व करने के लिए भी तो इनको कुछ ना कुछ चाहिए। अब आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ कि रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए। तो रिवॉल्व करने के लिए क्या कंडीशंस है, जरा समझ लीजिए। ये है न्यूक्लियस और ये है मान लीजिए एक ऑर्बिट। ये न्यूक्लियस पर कितने प्रोटॉन है, जितने भी होंगे उसको जेड बोल देंगे, एक प्रोटॉन का, ये तो टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस का हो गया प्लस जेडी। ये हो गया रास्ते का डिस्टेंस यानी रेडियस, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करता है तो ये इस तरफ भागने की कोशिश करता है। अगर ये इस तरफ भागने की कोशिश करता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो इसको कोई खींच के रखना चाहिए, बिल्कुल खींच के रखेगा। ये इलेक्ट्रॉन पर ये पॉजिटिव चार्ज कूलॉम
कोलम्बियन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है, जिसका फार्मूला होता है कूलोम्स लॉ। कांस्टेंट लिखिए, दो चार्ज का मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए डिस्टेंस के स्क्वायर से, ये कहलाता है कूलोम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये कूलॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के इसको अंदर की तरफ खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही अंदर की तरफ खींचा तो इसने अपना रास्ता बदल लिया। अपना रास्ता बदल के ऐसे यहाँ पहुंचेगा, इधर भागने की कोशिश करेगा, फिर भी यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग, हर टाइम उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, भागने की कोशिश हर टाइम बाहर करेगा, लेकिन हर टाइम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे अंदर की तरफ खींचता रहेगा। ये जो अंदर की तरफ खींच रहा है फोर्स, किस कारण खींच रहा है? इस फोर्स के कारण। और इस फोर्स के कारण जो अंदर की तरफ खींच रहा है, इसका नया नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, यही इसकी रिक्वायरमेंट किसी भी सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यू उसी पाथ पर घूमने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स केवल होती है क्या? सेंट्रीपिटल। अब सेंट्रीपिटल अलग अलग फोर्स से आता है, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है। अगर किसी खूंटे के चारों तरफ रस्सी बांध के किसी जानवर घुमाया जाए तो रस्सी से आता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो सेंट्रीपिटल प्राप्त कर रहा है, उस न्यूक्लियर फोर्स से प्राप्त कर रहा है। तो कंडीशंस होती है कि द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर, है ना, इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो और न्यूक्लियस के बीच से जो फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस के बीच जो चार्ज है उसके बीच का फोर्स सेंट्रीपिटल बनाता है। कंडीशन है सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आता है। सेंट्रीपिटल का फार्मूला तो सबको पता है, mv²/r इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के का मतलब 1/4πε0 Q1 ZE और Q2E टोटल हो गया ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट। इस फार्मूले को याद रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इक्वल्स टू 1/4πε0 ZE²/r²। इसकी हम आपसे बात करेंगे, इसके बारे में आपसे पूछेंगे भी। उम्मीद है आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का पूरे के पूरे स्टेटमेंट समझ में आए। बिल्कुल सरल और शॉर्ट भाषा में हमने आपको लिखा है। जब आप इसे लिख कर पढ़ेंगे और जो हमने आपको बताया उसको आप अप्लाई करिए, बिल्कुल पढ़ने के बाद आपको क्लियर समझ में आएगा। और इसके बाद जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बोहर्स मॉडल पर चलते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको समझा रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल जो उन्होंने बताया, उसकी थोड़ी सी कहानी आपको और समझाएंगे कि इन्होंने बताने में क्या मिस्टेक कर दी। उस मिस्टेक को समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशंस, रदरफोर्ड ने बहुत अच्छे से बात को समझाया, लेकिन जो कुछ ड्रॉबैक या कमियां रह गई उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इनके पहली कमी पर यानी पहली लिमिट पर बात करते हैं, जो एक्सप्लेन नहीं कर सके। थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पर क्लासिकल साइंस की, क्लासिकल फिजिक्स की। क्लासिकल फिजिक्स का क्या मतलब होता है? क्लासिकल पुरानी फिजिक्स आप समझ लीजिए, जो पहले लोगों ने समझाया था, पहले के साइंटिस्ट ने समझाया था कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है जिसपे प्लस या माइनस कोई भी चार्ज है, अगर ये मूव कर रहा है, अच्छा, मूव करने के साथ साथ वो एक्सीलरेट हो रहा है। एक्सीलरेट हो रहा है इसका मतलब ये होता है कि उसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। अगर एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो जब ये चलता है एक्सीलरेट होकर के, तो इससे कुछ रेडिएशंस या यूं बोलिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है। क्या एमिट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन एमिट करता है? एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। जब कोई एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएशंस या वेव्स एमिट करता है तो डेफिनेट वो एनर्जी है, एनर्जी एमिट कर रहा होता है, ऐसा कह सकते हैं। अगर वो एनर्जी एमिट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी कम हो रही है। किसकी एनर्जी कम हो रही है? जहां से वो एनर्जी एमिट हो रही है। कहाँ से हो रही है? चार्ज पार्टिकल से हो रही है, तो इसकी एनर्जी लॉस हो रही है। बस यहाँ क्लासिकल साइंस का मतलब यही समझाना था कि कोई भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है, जब वो चलता है तो वो एनर्जी इमिट करके अपने एनर्जी को लॉस करता है। अब यहाँ पर इसको इससे क्या रिलेशन है, इसका क्या मतलब है? तो जैसे यहाँ पर हमने बोला कि ये एटम होता है। अब एटम का ये न्यूक्लियस है,
यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये चलता है इसमें। अब चल कैसे रहा है जरा समझिए। ये यहाँ इस डायरेक्शन पे है, थोड़ा आगे बढ़ेगा, सेंट्रीपिटल के कारण इसका डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा। हर टाइम इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब हर टाइम इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी में सिर्फ स्पीड ही चेंज होती है, वेलोसिटी में स्पीड या डायरेक्शन कुछ भी चेंज हो तो हम उसे एस्केलेशन में एक्सेप्ट करते हैं। अब ये बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जब अपना बार बार डायरेक्शन चेंज करेगा इसका मतलब ये एक्सीलरेटेड है, तो ये इमिट करेगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या एनर्जी। तो जब इनसे ये बात हुई कि ये एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, ये एनर्जी इमिट कर रहा है, एनर्जी इमिट करने पर अपनी एनर्जी इसके अकॉर्डिंग लॉस कर रहा है। जब एनर्जी लॉस करेगा तो ये जिस पाथ पर चल रहा है उस पर नहीं चल पाएगा, पाथ का रेडियस छोटा हो जाएगा और फिर अगली बार जब घूम कर आएगा तो यहाँ से आएगा, फिर आगे भी घूम के आएगा तो ऐसे, इस तरह से इसको ऐसे घूमना पड़ेगा, हर बार अपना पाथ छोटा करना पड़ेगा और फाइनली जब वो बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक से गुजरेगा और ट्रैक्शन फोर्स से न्यूक्लियस पर कोलैप्स हो जाना चाहिए था, कोलैप्स हो जाना चाहिए था, लेकिन किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसके। लेकिन एटम में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, एक्सेलरेटेड है, एनर्जी इमिट कर नहीं रहा है, या कर भी रहा है तो कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या रीजन होता है। तो इस रीजन के हिसाब से तो एटम को स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए, और एटम तो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्यों है, तो इस रीजन को बोला गया स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अगर ये मैं पूरी बात समझा रहा हूं, इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी बताना है आपको, ये बताना है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, है ना। अगर मैं चाहूं रदरफोर्ड मॉडल से, कैन नॉट एक्सप्लेन, है ना, बाय यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल से हम एटम स्टेबल क्यों है जबकि नहीं होना चाहिए, इस बात को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। जब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो इस थोड़ी सी कमी मानी गई। ठीक है, छोटी कमी मान लें या हम बड़ी कमी मान लें, क्योंकि अगर इतनी बड़ी चीज एक्सप्लेन नहीं की जा रही है तो मेजर कमी होगी, ये आप समझ लीजिए। और इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसका रीजन समझाएंगे, ये स्टेबल क्यों है, होना नहीं चाहिए पर क्यों है, थोड़ा आगे वाले पार्ट में। ठीक है, दूसरा कमी थोड़ा समझते हैं, दूसरी कमी भी। अब क्या हो रहा था, देखिए, अगर मैं यहाँ पर उसी गैस को, गैसेस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक गैसेस की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ कोई एटॉमिक गैसेस हैं, अब इस गैसेस को हमने क्या किया, हीट किया। आप कैसे हीट कर सकते हैं, हीट करने के लिए आप इलेक्ट्रिक करंट या अदर कोई सोर्स से आप एनर्जी देकर उसे हीट कर सकते हैं। जब इसे मैं हीट करूंगा तो यहाँ से निकलेगा रेडिएशन, जब यहाँ से रेडिएशन बाहर निकलेगा, उस रेडिएशन में जो वेवलेंथ हैं, उस रेडिएशन में जो वेवलेंथ हैं, अगर मैं उसको मेजर करता हूं तो ये पाया गया कि इससे निकलने वाली वेव से जो वेवलेंथ हमने देखी वो कुछ ऐसी वेवलेंथ देखी, जैसे मान लीजिए थोड़ी सी यहाँ एक वेव, इसकी वेवलेंथ इस रेडिएशन का, मान लीजिए एग्जाम्पल है, आप समझिए, इसको याद नहीं करिएगा, मान लीजिए इसकी वेवलेंथ है 400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगली वेवलेंथ 401 होनी चाहिए, 402 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, सीधा बहुत दूर जा करके एक दूसरी वाली मान लो 700 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ, और आगे जा करके 1100 एंगस्ट्रॉम, और आगे जाके 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ इमिट हो रही। अब जब हम इस रेडिएशन से ये उसकी वेवलेंथ रेडिएशन की प्राप्त करते थे तो उसमें बहुत ज्यादा गैप करके जो रेडिएशन था उसकी वेवलेंथ मिल रही थी। तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर, जैसे ये हुआ 400 एंगस्ट्रॉम तो उसके अगली वाली, फिर उसके एक 401, 402, 403 ऐसे आनी चाहिए, लेकिन ऐसा वेवलेंथ इसमें दिखाई नहीं दिया। अगर कंटिन्यूअस दिखाई देता तो उसको हम बोलते थे स्पेक्ट्रम को, ये पूरा स्पेक्ट्रम है, इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, अगर कोई रेडिएशन आ रहा है किसी चीज से निकलकर और उसमें से अलग अलग डिस्टेंस बना करके वेवलेंथ इमिट कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम।
अगर कंटिन्यू है, पूरे के पूरे वेवलेंथ अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन यहाँ पर किसी भी एटॉमिक गैस का जो रेडिएशन मिला हमको वो कैसा था, डिसकंटिन्यूअस, यानी कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था। ये रीजन पता करना हमारा आपका फर्ज था कि है क्यों नहीं, गए कहाँ, या क्या वजह है कि ऐसा हो रहा है। तो इसे बोला जाता है कि यहाँ पर द रीजन, हम कह सकते हैं द रीजन ऑफ discrete spectrum of atomic gases cannot explain by using this model। इस मॉडल का यूज करके हमने इस रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो देखिए, दो मेजर रीजन थे, ये तो बहुत ही मेजर रीजन है, इसको पता होना चाहिए। और जब ये स्टार्टिंग था, देखिए अभी ऐसा नहीं है कि ये बहुत फेमस हो गया, ये स्टार्टिंग चल रहा था। एटम के बारे में जब कोई कुछ जानता ही नहीं था तब तो ये काम कर रहे थे, तो इन पर ज्यादा आरोप लगाना ठीक नहीं है। इसको आगे समझेंगे और आगे के मॉडल में हम इसको समझ पाएंगे कि किस वजह से ये स्पेक्ट्रम ऐसा था और किस वजह से एटम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आप इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, आप भी इस तरह से रीजन को समझाने के लिए सक्सेसफुल हो जाइए। ठीक है, अब हमारा अगला मॉडल जो आने वाला है वो अगला मॉडल है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो अभी आपने देखा कि हमने रदरफोर्ड मॉडल आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, और आगे वाला मॉडल हम अगले लेक्चर में आपको देंगे। आपके लिए एक छोटा सा क्यूज लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप अगर डेली क्यूज करते हैं तो आप देखिए कितना, आप डेली क्यूज इकट्ठा करेंगे तो कितना सारा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर इस क्यूज का नाम है चेक योर स्किल। ये कंटिन्यू चलता रहेगा आपके ये लेक्चर के बीच में। आप जो भी पढ़ते हैं 2-3 लेक्चर मिला करके, उसके बाद आपको एक क्विज किया जाएगा, और ये क्विज का आंसर हम अभी नहीं बताएंगे, क्विज का आंसर हम अगले लेक्चर में बताएंगे। जैसे ही आपका अगला लेक्चर स्टार्ट होगा, पहले के 1 मिनट में हम आपको आंसर बताएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इस तरह से आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एटम इज इन इटसेल्फ। ये एटम अपने आप में क्या है, अभी आप इसको पढ़िए, हम पढ़कर आपको नहीं सुना रहे हैं। जैसे इसका आंसर अगर ए है तो आप 1 नंबर डालकर ए, 2 नंबर डालकर जो भी आंसर हो आप इस तरह से मुझे कमेंट्स करिए। अगर आप, फिर हम आपको आंसर बताएंगे जब अगले लेक्चर में, तो आप मैच कर लीजिएगा कि आपके पास कितना स्कोर किया। ये अगर 5 में से 5 स्कोर करते हैं तो आप कंटिन्यू लगे रहिए, 4 करते हैं प्रयास करिए, 3 करते हैं और प्रयास करिए, 2 करते हैं और ज़्यादा प्रयास करिए, और 1 करते हैं तो प्रयास पर प्रयास करिए, और 1 भी नहीं कर पाते हैं तो फिर आप फिर से स्टार्ट करिए, है ना, सारे लेक्चर फिर से पढ़िए। तो इस प्रकार से आपके पास ये क्विज है, और इस क्विज का आंसर मुझे कल शाम तक मिल जाना चाहिए। अगले लेक्चर का इंतजार करिए। थैंक